जय हिंद एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेल एंड आई वेलकम यू ऑल टू डिफेंस मेनिया। सो एफकेट का एग्जाम आ रहा है और आपके जो एफकेट जीके की चिंता है ना, सबके माइंड में बनी रहती है कि यार जीके में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। एक सीरीज आपके लिए लेके आ रहा हूं जिसका नाम होगा, सब्जेक्ट वाइज है ये, फिक्स्ड हिस्ट्री क्वेश्चंस, फिक्स्ड मैथ्स क्वेश्चन, फिक्स्ड पॉलिटी क्वेश्चन, फिक्स्ड फिजिक्स क्वेश्चंस। और इसमें हम उन सारे सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, प्लस उनका बैकग्राउंड भी जानेंगे। सो ये लेक्चर जितना भी लंबा मुझे नहीं पता, अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूं, पर इसका एक एक डाटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे मिल जाएगी। तो वीडियो लेक्चर देखने के बाद आप वहां पे पीडीएफ चेक कर लेना एक बार। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन कहता है कि विच अमंग द फॉलोइंग प्लेस इज इन पाकिस्तान। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन में से आपके पास था कि भैया क्या मुंडी गाक है, आलमगीरपुर है, मोहनजोदारो है, या आपका रंगपुर है। अगर आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा, ये क्वेश्चन वहां से उठाया गया है, जो कि आपके एफकेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। और इसका राइट आंसर है आपका मोहनजोदारो। मोहनजोदारो को माउंड ऑफ डेड भी बोलते हैं, यानी कि मृतकों का टीला, और एज ऑफ नाउ ये पाकिस्तान में है। अगर ये क्वेश्चन है तो अब हमें ये जानना चाहिए कि भाई कौन कौन से प्लेसेस इस टाइम पे इंडिया में है और कौन कौन से प्लेसेस इंडिया के बाहर में है। चलिए मैं आपको बताता हूं एक एक करके। सबसे पहले अगर मैं अफगानिस्तान की बात करूं तो हमारे कुछ प्लेसेस, जिसमें से अफगानिस्तान के आपके अंदर आएगा मुंडी गाक और शोटुगई। जो लोग बैच वाले हैं, क्लास वाले, उनको ये पता होगा, मैंने एक रेफरेंस से याद कराया था कि अफगानिस्तान में क्या करते हैं जब वहां पे तालिबान आया तो वो लोग सर काट देते हैं। सपोज करो अगर आपकी हाइट 6 फीट है और अगर आपका सर काट दे तो आप अपनी हाइट से कुछ इंच छोटे हो जाओगे, यानी कि शॉर्ट हो जाओगे। तो आप शॉर्टू गई करोगे और आपका सर गायब कर दिया, यानी मुंडी गायब कर दिया, तो मुंडी गाक, राइट। सो मुंडी गायब हो गई आपकी, तो आपकी हाइट जो हो गई वो शॉर्ट हो गई, ठीक है। ये किस रिवर पे है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपसे डीप में नहीं पूछेंगे। पाकिस्तान जितने भी जहरीले नाम है, हड़प्पा, मोहनजोदारो, ये सुत्का चनहुद्रो, सुत्का गेंडोर, ये सब आपके जो बचपन में डराया करते हैं, सारे आपके पाकिस्तान के। अब बात करते हैं इंडिया के कुछ स्पेशल नाम्स की। अब देखो ध्यान देना, सबसे पहले गुजरात के अंदर आपका लोथल आएगा, रंगपुर आएगा, धौलावीरा आएगा, सुरकोटदा आएगा। हरियाणा के अंदर ठेठ वाले जितने भी नाम है, जैसे कि राखीगढ़ी, कुनाल, मित्तल, बनवाली। राजस्थान के अंदर कालीबंगा, याद पीलीबंगा याद कर लोगे, कालीबंगा बैंगल से राजस्थान को याद कर लोगे, और कुंडा। यूपी के अंदर पूर्व वाले नाम, जैसे कि आलमगीरपुर, हुलास, बदगांव। एमएच के अंदर दाइमाबाद, पंजाब के अंदर रोपर, और जेएंडके के अंदर मांडा। ये कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। अगर आपसे बाई चांस पूछ लिया कि इसमें से लोथल कहां पे है, आलमगीरपुर कहां है, तो आपको पता होना चाहिए कि किस स्टेट में आता है। चलिए अब अगले क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहता है द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली इज फाउंडेड। जो ग्रेट बाथ है वो आपका कहां पाया गया था। देखिए इसका राइट आंसर है आपका मोहेंजोदारो, जिसको हम वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन ऑफ द लार्जेस्ट साइट, इसको मोहेंजोदारो को। अब एक्सकेवेशन के ऊपर एक आध क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, तो आपका जानना इंपॉर्टेंट है कि भाई किस प्लेस पे क्या मतलब खुदाई के बाद कौन कौन सी आपकी चीजें मिली। जैसे कि देखिए यहां पे आएगा आपका एक्सकेवेशन अगर करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, अगर हड़प्पा की खुदाई की बात करें तो दयाराम साहनी ने हड़प्पा रावी नदी के तट पे 1921 में कराया। इंपॉर्टेंट नहीं है बाकी के डाटा, बस ये याद रख लो कि हड़प्पा को दयाराम साहनी ने खोज की थी। वर्कमैन हेडक्वार्टर, मतलब काम करने और जो लेबर होते हैं उनके क्वार्टर्स मिले। सिमेट्री, सिमेट्री कब्रगाह को बोलते हैं, दैट इज H+R37। ये टर्म आएगा कि व्हाट इज R37 या H+R37, दैट इज रिलेटेड टू सिमेट्री यानी कब्रगाह। वहां से डाइस मिला और आपका कॉपर मेड मिरर मिला। उसके बाद आपका आता है मोहेंजोदारो, जिसको हम बोलते हैं माउंट ऑफ डेड। तो वहां से इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन का लार्जेस्ट साइट भी बोलते हैं, किसको? मोहेंजोदारो को। और जो ग्रेट बाथ मिला है वो मोहनजोदारो के अंदर है, जो कि एक लार्जेस्ट साइट है। ऐसे करके आप इसको याद रखना। अच्छा ठीक है, ग्रेट बाथ हो गया, ग्रेनरी हो गया, और एक आपकी ब्रोंज इमेज ऑफ वुमेन। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भैया जो ब्रोंज इमेज वुमेन की कहां मिली, कांसे की मूर्ति जो बोलते हैं, तो वो आपकी मोहनजोदारो मिली। इसके अलावा पशुपतिनाथ की कुछ सील्स भी मिली थी, जहां से ये पता चलता है कि हम लोग पशुपतिनाथ की लोग पूजा वूजा करते। यहां पे आपने समझा कि एक्सकवेशन के अंदर हड़प्पा में क्या मिला, मोहनजोदारो में क्या मिला। कुछ और इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे कि अगर मैं लोथल की बात करूं तो लोथल के अंदर, लोथल को ना पोर्ट सिटी बोलते थे। क्या बोलते थे? पोर्ट सिटी, यानी कि बंदरगाह। अब जाहिर सी बात है कि जब वहां से चीजों का आयात निर्यात, यानी कि हम लोग जब करेंगे, तो वहां से राइस हस्क मिला
और वहां पे एक आर्टिफिशियल डॉकयार्ड मिला, बंदरगाह जो बोलते हैं, और सिंगल फायर अल्टर, जो हवन होते हैं तो कुछ स्ट्रक्चर हुआ करता होगा सिंगल फायर का, वो मिला। यहाँ पे डिफरेंस है, यहाँ पे सिंगल फायर अल्टर्स मिले हैं और एक आएगा 7 फायर अल्टर्स, वो किसी और जगह से है, अभी आगे आएगा देखिएगा। उसके बाद कालीबंगा की बात करेंगे, कालीबंगा के अंदर आपको 7 फायर अल्टर मिल गया। डेकोरेटेड ब्रिक्स यानी कि सजे हुए ईंट कहां से मिले, कालीबंगा से मिले। एंड जुते हुए खेत भी आपके कहां से मिले, तो कालीबंगा से मिले। अब नेक्स्ट जो आपका नाम है बनावली, आपको पता हो ऐसे नाम से याद आ रहा होगा कि यार बनावली कहां पे है, हरियाणा में है। कालीबंगा कहां पे है, राजस्थान में। लोथल कहां पे है, गुजरात में। तो आप इनको रिलेट करके याद करते हुए जाओगे। तो भाई एक तो टॉय प्लग, उसके बाद क्ले फिगर ऑफ मदर गॉडेस। यहां से ना तुम्हें ना कुछ कुछ चीजें जब रिलेट करोगे आप, जैसे एक तो जुते हुए खेत मिल गए, सॉरी टॉय प्लग मिल गया, उसके बाद क्ले फिगर मिल गया यानी कि एक मूर्ति मिल गई। उसके बाद नेक्स्ट है आपका साइट, दैट इज चानहुदरो। कहा जाता है हिस्ट्री में अगर आपको इंडस वैली के अंदर कोई भी क्वेश्चन आया है एंड यू आर गेटिंग एनी, इफ दे आर आस्किंग एनी कॉस्मेटिक आइटम्स, बीट मस्कारा, मतलब इतना नहीं, मतलब जो भी कह लो कॉस्मेटिक आइटम्स, अगर कुछ भी पूछा है वो कहां से मिलेगा, आपका चानहुदरो से मिलेगा। और वो कहां पे है, आपका पाकिस्तान में है। ठीक है, उसके बाद आता है धौलावीरा, इसको मैं हटवा दूंगा। धौलावीरा सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि कहां से है। धौलावीरा में क्या मिला, याद करो। धौलावीरा में इमेजिन करते हैं कि एक बड़ा सा स्टेडियम मिला। ठीक है, अब स्टेडियम होगा तो उसका कोई साइन बोर्ड भी होगा, जगजीवन स्टेडियम, फलाना स्टेडियम, ढिमकाना स्टेडियम। अगर साइन बोर्ड हुआ, अच्छा अगर स्टेडियम होगा तो वहां पे का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो भी एक्सीलेंट होना चाहिए, जाहिर सी बात है, बिल्कुल। अगर ड्रेनेज सिस्टम एक्सीलेंट होना चाहिए, इसके अलावा 3 पार्ट में डिवाइड, यानी कि एक हॉकी का मान लो, हॉकी का फील्ड मान लो, फुटबॉल का मान लो, क्रिकेट का मान लो। अब देख लो, याद करो, सबसे पहले धौलावीरा में क्या याद करोगे, स्टेडियम। स्टेडियम से क्या याद आएगा आपको, एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम, डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स, और यहां पे एक साइन बोर्ड। ये चारों चीजें जुड़ी हुई हैं, मैंने आपको स्टेडियम से रिलेट करके याद करवा दी। धौलावीरा कहां से क्या क्या मिला, समझ में आ गया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। अच्छा मैं बता दिया ऑलरेडी, बार बार मत पूछना, इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी, डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का लिंक होगा, या डिफेंस में सर्च करना। 49 या 40 के जो भी फॉलोअर्स होंगे वही वाला ओरिजिनल वाला है मेरा, बाकी और कोई नहीं है। वहां पे मैं एक्टिव रहता हूं, तो आपको सारे अपडेट्स, लाइव क्लासेस वगैरह के मिल जाया करेंगे, अगर कभी करेंगे हम तो। विच वेदास डील विथ मैजिकल हिम्स और हाइम्स या चार्म्स ऑफ स्पेल, इसके बारे में अगर मैं बात करूं, देखो अब वेदा के ऊपर अगर क्वेश्चन, वेदास के ऊपर एक क्वेश्चन आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि भाई ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद जो है, अथर्ववेद, इनके अंदर क्या क्या चीजें हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हमारे ऋग्वेद के ऊपर भी पूछे गए हैं, जैसे कि इसका आंसर होगा कि भाई मैजिकल हाइम के बारे में बात हो रहा है तो अथर्ववेदा, यानी कि अथर्ववेद को हम बुक ऑफ मैजिकल विचक्राफ्ट, जादू टोना जो बंगाली बाबा वाला होता है उसके बारे में होता है। अब जानते हैं कि 4 वेद अगर हैं, देखो उपवेद होता है वेद के समरी पार्ट को, समराइज पार्ट को, किसी किसी पार्ट को बांट के उपवेद बना दिया। तो हमें इंपॉर्टेंट क्या पढ़ना है, केवल वेदास के बारे में। 4 वेद है, 4 वेदों के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऋग्वेद के बारे में। अब देखिए ऋग्वेद जो है ना, इसके टोटल 10 पार्ट्स हैं, और 10 पार्ट्स, सॉरी 10 पार्ट्स को हम क्या बोलते हैं, मंडल बोलते हैं। पार्ट्स यानी कि मंडल, कितने मंडल हो गए, 10 मंडल हो गए। और 10 मंडल में आपके 2 से लेके 7 तक जो है वो आपके ओल्डेस्ट मंडल हैं, यानी कि 1, 8, 9 और 10 को बाद में चिपका दिया गया है, जोड़ के बना दिया गया है। बाकी 2 to 7 मंडल के बेस पे, या थोड़े बहुत जो हमारे रिसोर्सेस मिले होंगे उस टाइम पे एक्सकवेशन के बाद, उससे। इसके बाद जो आपको गायत्री, 3 चीजें इसमें बहुत ध्यान रखनी है, क्या, गायत्री मंत्र 3rd मंडल में आता है। वर्ण सिस्टम आपका 10th मंडल में, जो वर्ण सिस्टम होता है उसके बारे में जिक्र किया गया था। और जो 7th मंडल था वो आपके बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में बात की गई थी, आपको दिख रहा होगा 7th मंडल बैटल ऑफ 10 किंग्स के बारे में, जो कि रावी नदी के तट पे हुआ था, जिसका नाम परुषिनी है। और टोटल इसमें 1028 हाइम्स है, अगर बाई चांस पूछ लिया तो आपकी नॉलेज के लिए मैं आपको बता देता हूं। नेक्स्ट आएगा आपका सामवेद, जिसको बुक ऑफ म्यूजिक भी बोलते हैं, यानी कि ओल्डेस्ट बुक ऑफ म्यूजिक, जिसमें प्रेयर्स हुआ करते थे भगवान लोग को खुश करने के लिए। इनको जो पढ़ता था उनको उद्गाता या उद्गाती, मतलब रिसाइड करने वालों को वो बोलते थे। एंड ये इसमें जो हाइम से इंपॉर्टेंट नहीं है, 1579 है। यजुर्वेद 2 पार्ट याद कर लो, कृष्णा यजुर्वेदा, शुक्ला यजुर्वेदा, और इनको रिसाइड करने वालों को अद्वायु बोले थे। बेसिकली जो इलाज विलाज की चीजें होती हैं, मतलब मेडिसिन से जो डील करता है, उसको हम यजुर्वेद बोलते थे। नेक्स्ट आता है आपका अथर्ववेद, बुक ऑफ विचक्राफ्ट और या फिर मैजिकल फॉर्मूला, मतलब कि अगर आप दिल्ली में रहते होंगे और डीटीसी के बस में जाते होंगे तो जो आप देखते हो बाबा बंगाली की, देखा ना आपकी स्वतंत्र छुटकारा टाइप्स जो ऐसे स्लोगन लिखे होते हैं, वो सारे
इन्हीं मतलब अथर्ववेद का पाठ करते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अथर्ववेद है वो इस चीज से जुड़ी हुई है कि जमीन छुड़वाने के लिए बस एक बार कॉल मिला है। अगर आपने जरूर देखा होगा कहीं ना कहीं, मेट्रो में चिपकाए नहीं तो वहां पे डाल देते हैं। दो पार्ट में डिवाइडेड है, पीपलावाद एंड शौनक। इनको रिसाइड करने वाले को साक्षात ब्रह्मा बोलते हैं। एंड जिसमें इसमें जितनी हाइम्स हैं उसमें कॉस्मिक लाइफ के बारे में बात की गई है। समझ गए ना, बाबा लोग क्या बोलते हैं कि अरे एक बार फोन घुमाओ मनचाहा प्यार पाओ ऐसे करके, तो कॉस्मिक लाइफ बनावटी दुनिया के बारे में बात की गई है। ठीक है, अगला आपका आता है क्वेश्चन, हु स्टार्टेड द रिवोल्ट ऑफ 1857 इन अवध। अब 1857 की क्रांति, जिसको फर्स्ट मास बेस्ड मूवमेंट भी हम बोलते थे, कि फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था। अगर इसके लीडर, नेशनल लीडर हमने बहादुर शाह जफर जी को चूज ना किया होता तो शायद बात कुछ और होती और हम लोग उसी टाइम आजाद हो गए होते। 1947 का वेट नहीं करना पड़ता। बाई चांस इस क्वेश्चन पे आते हैं तो भैया बेगम हजरत महल जो थी वो ज्वाइन की थी अवध से। अवध या लखनऊ बोल लो आज के टाइम पे, वहां से बेगम हजरत महल थी। अब कौन कौन, अब 1857 का जिक्र हो गया है तो इसके बारे में कुछ डिटेल्स मेरी तरफ से आप नोट करेंगे। देखो रिसर्च का पार्ट है भाई, सिंपल सी है, आपको एक जगह पे कंपाइल करके दे रहा हूं, तुम्हें बस पढ़ना है और जो लोग पढ़ते हैं उनके लिए उनको शेयर कर देना है ताकि थोड़ी मेरी भी हेल्प हो जाए, है ना। वैसे भी यूट्यूब वाले नहीं कर रहे। 1857 का रिवोल्ट, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। मंगल पांडे बैरकपुर बंगाल से स्टार्ट करते हैं। उसके बाद मतलब ये 10 मई को मेरठ में आग लगती है, बैरकपुर से मंगल पांडे। और उसके बाद इसके जो नेशनल लीडर थे वो थे आपके बहादुर शाह जफर। लखनऊ से बेगम हजरत महल, फैजाबाद से अहमदुल्ला जी, कानपुर से नाना साहब तात्या टोपे एंड रामचंद्र पांडुरंग। फ्रॉम जगदीशपुर वीर कुंवर सिंह, जिनको कहा जाता था कि 80 साल के एक बूढ़े ने अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए, ये वही बाबू वीर कुंवर सिंह है जिनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी भी है। और बरेली से, बरेली दिल्ली से आपके बख्त खान जी, ये लोग जड़े, ये लोग इकट्ठा हुए अपने अपनी जगह से 1857 के रिवोल्ट को लीड किया। सब दिल्ली गए, दिल्ली में हमारे बुढ़ऊ बहादुर शाह जफर बैठे थे, उनको कहा गया कि मालिक आप बन जाइए हमारे नेशनल लीडर। अब 80 साल के बुढ़ऊ के आधे पैर ऑलरेडी कब्र में थे, उनको बना दिया नेशनल लीडर, बेड़ा हो गया गर्क, अंग्रेज जीत गए, हम हार गए। ये सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब बात करते हैं आगे की। नेक्स्ट है आपका तुजुके जहांगीर, जहांगीरी इज रिटन बाय हुम। ये खुद भाई साहब जहांगीर जी ने लिखी थी और अपने मतलब कि ऑटोबायोग्राफी पे जो लोग खुद से लिख लेते हैं या फिर उनके जीवन पे कोई लिखता है उस पे जरूर क्वेश्चन आपके वाले पूछ लेते हैं। हिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं तो इसको जहांगीर ने लिखा है। कुछ बुक्स में आपको यहाँ पे लिस्ट मतलब करा हुआ है मैंने, इंपॉर्टेंट डिस्कस किया है। इससे ज्यादा मत पढ़ना, मतलब आई हैव डन माय रिसर्च पार्ट तो मुझे पता है। थोड़ा फास्ट बोलता हूँ क्या मैं, चलिए तुझुके जहांगीर की अगर मैं बात करूं, किसने लिखा है? जहांगीर जी ने। किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। ये दिख रहा है ना क्या, दिख रहा है? ठीक है। इसके बाद बाबरनामा अगर बोल दिया, तुझुके बाबरी बोल दे, किसने लिखा है? बाबर ने। ये चगताई लैंग्वेज में। हर्ष चरित्र बाण भट्ट ने लिखा है। अकबरनामा अबू फजल ने लिखा है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा है। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखा है। शाहनामा फिरदौसी ने लिखा हुआ है। इनकी लैंग्वेज भी यहाँ पे लिखी हुई है। आई होप आपको ये साफ साफ दिख रहा होगा, थोड़ा सा देखोगे तो दिख रहा है ना। ठीक है, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो बता दिया किसने किसने लिखा है, इसके राइटर कौन थे, कौन सी लैंग्वेज थी। नेक्स्ट, अच्छा और भी है हमारे पास बुक्स। देखो इन बुक्स में आपको बताता हूं मैं, जो इंपॉर्टेंट वाले हैं मैंने बस वही मार्क कराए हुए हैं। बुद्ध चरित्रम अश्वघोष ने, गीता गोविंद जयदेव, अभिज्ञान शकुंतलम कालिदास, ये पूछा है और कालिदास की बुक्स पूछते हैं, जैसे कुमार संभवम कालिदास, मेघदूत कालिदास, मालविकाग्निमित्रम कालिदास, रघुवंशा कालिदास, मुद्राक्षस एफकेट में पूछ चुका है, विशाखा दत्त, पंचतंत्रा विष्णु शर्मा एफकेट में पूछ चुका है। ये सारे रिपीट वाले क्वेश्चन है और यहां से क्वेश्चन आएंगे। अर्थशास्त्र का कौटिल्य, पद्मावत, मलिक मोहम्मद जैसी, ये भी एफकेट में पूछ चुका है। हर बार एक बुक अगर पूछते हैं और एंशिएंट टाइम का कोई होता है एग्जाम के बाद मिलना, अगर एंशिएंट टाइम का कोई बुक आया तो इस लिस्ट में से होगा, ध्यान रखना। वैसे अमार कोश, अमार सिम्हा ने, पंच सिद्धांतिका, बारह मिहिर, बृहद जातका, बारह मिहिर, लीला चरित्र कौन है ये, माहिमी भट्टा, और आपका भावार्थ रामायण एकनाथ। ये इंपॉर्टेंट वाइट मैंने एक साइड से लगा दिए हैं, उसको आप देख लेना। नेक्स्ट पे आएंगे हम। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन। देखो पहला, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत किसके बीच में फाउट हुआ। ठीक है, अब जब पानीपत आया, फर्स्ट बैटल, सेकेंड बैटल, बैटल ऑफ चौसा, बैटल ऑफ हल्दी घाटी, इसके अंदर बहुत सारे युद्ध हुए हैं। तो किसके किसके बीच में हुए हैं ये सारे एक लाइन से लिस्ट डाउन किए हैं। हम बात कर रहे थे पानीपत की, तो आप यहां पे देखेंगे
कि आपका फर्स्ट बैटल ऑफ जो पानीपत है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ, हमारा ऑटोमेटिकली ऑप्शन बी जो है वो सही हो जाता। अब देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट बैटल्स हैं वो सारे मैंने मार्क डाउन कर दिए यहाँ पे आपके लिए, पीडीएफ से याद हो जाएगा तुम्हें। जैसे कि फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर ने इब्राहिम लोदी को हरा दिया, सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत अकबर ने हिंदू किंग हेमू को हरा दिया, बैटल ऑफ हल्दी घाटी 1576 में हुआ, ठीक है, इसमें राजा मान सिंह और मुगल आर्मी राणा प्रताप जो मेवाड़ के थे उनके बीच में हुआ, लाइट गई है एडजस्ट करना लाइटिंग पे। बैटल ऑफ सामूगढ़ औरंगजेब और मुराद बख्श के बीच में हुआ, बैटल ऑफ खजवा औरंगजेब ने अपने भाई साजवाजा को हरा दिया, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन आपका मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बैटल्स थे। कुछ और भी आई गेस लिस्ट है, उनको मैं आपको कराता हूँ। नेक्स्ट बैटल की अगर मैं बात करूं, हाँ ये देखिए बैटल ऑफ खनवा की बात करेंगे, रुक जाओ यार ये स्क्रीन ठीक है ना अभी आ रहा है ना, ठीक है, बैटल ऑफ खनवा की बात करें 527 में हुआ, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट नहीं है, बस किसके बीच में हुआ, तो बाबर ने किसको हराया, तो राणा सांगा को, ठीक है। उसके बाद बैटल ऑफ चौसा इंपॉर्टेंट है, शेर शाह जी ने हुमायूं को हराया। चाहो तो नोट्स बना लेना क्योंकि नोट्स तुम्हारे ज्यादा काम आएंगे वीडियो वाइज, अगर इसमें कंप्लीट नहीं होता है पार्ट 1 पार्ट 2 में ऐसे लेके आऊंगा वीडियो फॉर्म में, और इनको पूरी हिस्ट्री पूरी ज्योग्राफी पूरी पॉलिटी हम लाइव क्लास में कवर करेंगे, सेम डिफेंस में नहीं पे, ठीक है। बैटल ऑफ कन्नौज एंड बिलग्राम शेर शाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया सेकेंड टाइम। बैटल ऑफ हल्दी घाटी इसमें सेम होगा, राजा मान सिंह और मुगल आर्मी राणा प्रताप। बैटल ऑफ पलासी आप सबको पता है 1757 में रॉबर्ट क्लाइव होगा, और कौन होगा उस साइड सिराजुद्दौला वगैरह होंगे, तो ब्रिटिश डिफिटेड सिराजुद्दौला विद द हेल्प ऑफ मीर जाफर। उस टाइम पे गवर्नर कौन था, तो आप बोलेंगे रॉबर्ट क्लाइव था, और जिसने हराया सिराजुद्दौला को जो उस टाइम में बंगाल के नवाब थे। और क्यों हराया, कैसे हरा पाया, क्योंकि साथ दिया था उनके सेनापति मीर जाफर ने, और मीर जाफर को अंग्रेजों ने ऑफर किया था कि आपको हम बंगाल का नेक्स्ट नवाब बना देंगे। इसके अलावा एक और चीज ध्यान है, 1757 में अगर ये बैटल हुआ, ये क्यों हुआ है, क्योंकि 1756 में ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई थी, जिसमें हमारे सिराजुद्दौला भाई साहब ने एक छोटे से फोर्ट विलियम के अंदर, मतलब कि अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री को फोर्ट विलियम डिक्लेयर कर दिया था, अपनी कंपनी को फोर्ट विलियम डिक्लेयर किया था, उसके एक छोटे से कमरे में अंग्रेजों को ठूंस के और बाहर से कुंडी मार दी, जब सुबह उठे तो सबके प्राण निकल चुके थे। ब्लैक होल ट्रेजेडी हुई है 1756 में, उसका बदला लिया है इन लोगों ने 1757 में। अब नेक्स्ट बैटल होगा बैटल ऑफ बक्सर, जिसको हेक्टर मुनरो करने वाला है, जो कि होगा सिराजुद्दौला तो मर गए, मीर जाफर को भी गद्दी से हटाते हैं, उसके बाद उसका दामाद मीर कासिम बनता है। अब लड़ाई होगी मीर कासिम सुजाउद्दौला, और उस टाइम बक्सर में एक और बंदा था शाह आलम, कौन जीतेगा, हेक्टर मुनरो, और ये हट जाएंगे। ये आपका बैटल ऑफ बक्सर। उसके पहले आप याद कर लो बैटल ऑफ वांडीवास, जो कि ब्रिटिश ने हराया था फ्रेंच को इंडिया के अंदर। बस ये सारे आपके बैटल्स इंपॉर्टेंट थे, आई होप आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल गई होगी। अच्छा, बहुत लोग हमेशा मुझसे पूछ रहे होते हैं कि सर बैच में आप मुझसे लाइव कैसे पढ़ सकते हैं, तो ये एफकेट का कंप्लीट कोर्स, जिसमें आपको चारों सब्जेक्ट मैथ्स जीके इंग्लिश रीजनिंग सब मिल जाता है, कंप्लीट सिलेबस। आपके एफकेट एग्जाम जिस दिन होगा उस दिन तो वैलिड होगा, और ये बैच अपना हमने बस 499 का लॉन्च किया हुआ है। तो जिनको डिटेल में पढ़ना है, जिनको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, जो कनेक्ट कर पाते हैं मैथ्स रीजनिंग जीके इंग्लिश में, आप जाके डिफेंस मेनिया ऐप के ऊपर इनरोल कर सकते हो, सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। फाहियान विजिटेड, जो हमारे फाहियान जी हैं, उन्होंने कब विजिट किया है, किसके रीजन में, देखो चंद्रगुप्त मौर्य में किया, बिंदुसारा में किया, चंद्रगुप्त सेकंड में किया, बिंबिसारा ने किया। ऐसे बहुत सारे यात्री थे जो बार बार आए हैं, हमारे यहाँ आए हैं, और इंडिया के बारे में कुछ ना कुछ उन्होंने लिखा है या फिर अपना कोई काम करवाने आए थे। कंप्लीट लिस्ट डाउन किया हुआ है। अगर मैं आपको बताऊं सबसे पहले, तो आप देखेंगे कि डिमाइकस किसके टाइम पे आया, बिंदुसारा के टाइम पे आया। अब ना जितने भी ये बिंदुसारा हरिंका डायनेस्टी वाले हैं, अब डायनेस्टीज का अलग से हिसाब किताब है, इस वीडियो में अगर नहीं आएगा तो अगले वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपका फाहियान, जो आपसे क्वेश्चन पूछा था, चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया, ठीक है। इसको आप ये भी बोल सकते हैं कि चंद्रगुप्त सेकंड को का जो टाइटल था वो विक्रमादित्य था, आगे हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए मेगास्थनीज किसके टाइम पे आया, तो आप बोलेंगे कि सर मेगास्थनीज जो है आपका ये सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आया था। फाहियान चंद्रगुप्त सेकंड के टाइम पे आया। ह्यून ती शैंग जो है वो हर्षवर्धन के टाइम पे आया था। अल बेरूनी या अबू रहम जो बोलते हैं, वो महमूद गजनवी के साथ में आया था, ठीक है, के मलोंगित महमूद गजनवी। इसकी एक अलग स्टोरी है। इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं और किसी की, तो आप बोलेंगे यहाँ पे कि जो हमारे मार्को पोलो भाई साहब हैं, मार्को पोलो भाई साहब, ये आपके
वियतनाम मतलब वेंतेनियन ट्रेवलर थे, जो कि साउथ इंडिया में 1294 के टाइम पे पदियान जो रूलर होते हैं, मदुराई के जो रूलर थे उस टाइम पे आए थे। इसके बाद इब्न बतूता की अगर बात करें तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे। आपका निकोलो कॉन्टी है, डोमिंगो पेस है, विलियम हॉकिंस है एंड सर थॉमस रॉ है। इन दोनों को अगर मैं छोड़ दूं क्योंकि ये कम इंपॉर्टेंट है, तो विलियम हॉकिंस एंड थॉमस रॉ आपको पता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी के स्टैब्लिशमेंट के टाइम पे जहांगीर के कोर्ट में आए थे। तो दोनों आपके जहांगीर के कोर्ट में आए हैं और किस लिए आए थे, बस आपका परमिशन लेने के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द टू ग्रेट रेवोल्यूशनरीज हु थ्रू अ बॉम्ब इन लेजिस्लेटिव असेंबली, वो कौन कौन थे? भगत सिंह एंड बीके दत्त, भगत सिंह एंड चंद्रशेखर आजाद एंड बिस्मिल भगत सिंह एंड अशफाक उल्लाह खान। आपने देखा होगा, अगर आपको मूवी में दिखा होगा तो, कि वो लोग असेंबली में बॉम्ब फेंक के जाते हैं। तो आपको आंसर मिलेगा कि अगर आपने मूवी देखी होगी तो वो थे आपके भगत सिंह एंड बटुकेश्वर दत्त। अब ना ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हुए हैं नेशनल मूवमेंट के टाइम पे जहां पे किसने किसने पार्टिसिपेट किया वो पूछ लेते हैं। इनमें से एक आपका काकोरी इंसिडेंट भी है। अब काकोरी इंसिडेंट क्या था कि एक ट्रेन जो थी वो जा रही थी आपकी सहारनपुर से लखनऊ, ठीक है, और उस एक्सप्रेस ट्रेन काकोरी जो नामक स्टेशन पे इन लोगों ने इसको लूटा है 1925 में। अब देखिएगा इसमें कल्प्रिट्स या फिर पार्टिसिपेंट कौन कौन थे, तो वो थे आपके चंद्रशेखर आजाद, राम प्रसाद बिस्मिल जिन्होंने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है कहा था, राजेंद्र लहरी, रोशन लाल, अशफाक उल्लाह खान। अब क्वेश्चन ये आया था आपके एफकेट में कि काकोरी इंसिडेंट में इनमें से कौन ने किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और ऑप्शन में शहीद भगत सिंह का नाम था। तो एक बात ध्यान रखना कि इस इंसिडेंट में, काकोरी इंसिडेंट में हमारे भगत सिंह नहीं थे। जो बॉम्ब फेंका गया था उसमें भगत सिंह और हमारे बटुकेश्वर दत्त जी थे, इसमें नहीं थे। तो इमोशन में आकर टिक मत करना वरना आपका गलत हो जाएगा एक क्वेश्चन और 3 नंबर आपके रह जाएंगे। होपफुल तुम लोगों को मजा आ रहा हो यार। उसके बाद आता है कि गांधी जी ने दांडी मार्च क्यों स्टार्ट किया। सिंपल सा आंसर था कि नमक कानून को तोड़ने के लिए, टू ब्रेक द सॉल्ट लॉ, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सॉल्ट लॉ, उसके लिए किया। दांडी मार्च का जिक्र हुआ है 1930 में स्टार्ट किया था, 12 मार्च 1930 को। क्या क्या डिटेल्स है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है, आंसर तो आपको पता चल गया। अगर मैं इसकी बात करूं, इसको हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट यानी कि सविनय अवज्ञा आंदोलन भी बोलते हैं। नवसारी डिस्ट्रिक्ट से 12 मार्च 1930 में हमने और 6 अप्रैल से स्टार्ट किया। 78 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और एक चीज ध्यान रखना, 2 क्वेश्चन बनते हैं। पहला ये कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के फर्स्ट सेशन जो कि लाहौर में होने वाला था बट वो बॉम्बे में हुआ, वहां 72 लोग आए थे और दांडी मार्च में 78 लोग गए थे। तो मैक्स ऑफ द एस्पिरेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं, नहीं होना चाहिए। इन आईएनसी का जो सेशन था जो बॉम्बे में हुआ फर्स्ट टाइम, उसमें 72 लोग आए थे, और जो दांडी मार्च था उसमें 78 लोग हैं। कहां से हुआ स्टार्ट? पर ये आपका 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 में, और आपका नवसारी डिस्ट्रिक्ट से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। दांडी मार्च इसको बोलते हैं, सभी ने अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद आपका आता है नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? देखिए, राजा राम मोहन राय, जवाहरलाल नेहरू, विलियम और जोनाथन डनकन। अब ना अगर समाज की बात आ गई तो यहाँ पे ब्रह्मा भी है, आर्य भी, और बहुत सारे समाज हैं। एक लाइन से आपको मैं बताता हूं ताकि आपके सारे एक साथ में सॉर्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, यहाँ पे लिस्ट होगा हमारा। देखिए, ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय आगे, हमारा फर्स्ट ही ऑप्शन था। प्रार्थना समाज की, एक मिनट, देखिए ब्रह्म समाज क्या हो गया? राजा राम मोहन राय। प्रार्थना समाज की बात करें डॉक्टर आत्माराम। उसके बाद आर्य समाज की बात करें स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बारे में कुछ और ही फैक्ट्स हैं, एक स्लाइड में डाला हुआ है, मैंने आपको बताता हूं। थियोसॉफिकल सोसाइटी, तो आपके ये नाम याद कर लो, एक अंग्रेज का नाम था। रामकृष्ण मिशन, स्वामी विवेकानंद, ध्यान होगा आपका। अलीगढ़ मूवमेंट, कुछ इंपॉर्टेंट मूवमेंट भी थे, इनको बोलते हैं सोशल रिलीजियस रिफॉर्म या फिर नेशनल मूवमेंट्स, उसका पार्ट था। तो ये आपके सर सैयद अहमद खान और अदर्स ने स्टार्ट किया था, जिसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट है आपका आर्य समाज और प्रार्थना समाज। थियोसॉफिकल सोसाइटी भी इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की अगर मैं बात करूं तो जो हमारे स्वामी नंद दयानंद सरस्वती जी हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती जी, इन्होंने स्टार्ट किया था और ये 1875 में इन्होंने स्टैब्लिश किया, ठीक है। फेमस बुक जो थी इनकी वो थी सत्यार्थ प्रकाश, बैक टू वेदास एंड इंडिया फॉर इंडियंस। ये इनकी कुछ फेमस बुक्स हैं दयानंद सरस्वती जी की। तो ऑटोमेटिकली आपको पता है कि ब्रह्म समाज का आपका राजा राम मोहन राय जी तो हो ही गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्टेड इन विच ईयर? जो आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो कब स्टार्ट हुआ? मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि जब ये स्टार्ट हुआ था तो एक बहुत ही मास बेस्ड मूवमेंट था,
सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अचानक से क्या होता है कि चोरा चोरी वाला कांड हो जाता है। कानपुर के पास एक पुलिस स्टेशन में चोरा चोरी, हमारे जो क्रांतिकारी थे वहां से गुजर रहे थे, कुछ अनबन हुई अंग्रेजों से और इन लोगों ने चौकी फूंक दी। अब चौकी फूकी तो सीधी सी बात थी, गांधी जी को लगा कि इसका नेशनल लीडर मैं ही हूं, मैंने स्टार्ट किया है तो मुझे जेल जाना पड़ेगा। गांधी जी वहां से निकल लिए और कहा कि असहयोग आंदोलन कैंसिल हो गया। इसके बारे में देखो, हुआ तो ये आपका 1920, ये स्टार्ट तो हुआ आपका 1921 में, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे कैसे, देखिएगा ध्यान से। एक काम करना, 1921 को 1920 कर लेना, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट का, ठीक है। ऑप्शन में गलत दिया हुआ है, मतलब जो 1920 से 1921 के बीच की बात होती है, 1920 से 1921 के बीच की बात होती है, तो आप ध्यान रखिएगा इस टाइमलाइन का, ठीक है। स्टार्टेड 1 अगस्त को, ये पहला मास बेस्ड पॉलिटिकल मूवमेंट था गांधी जी के अंदर में, जिसमें बाल गंगाधर तिलक की डेथ हुई है इस टाइम पे, जिसको गांधी जी ने अनाउंस किया है कौन से, आईएनसी के कोलकाता सेशन में 1920 में। और यहाँ पे महात्मा गांधी ने, देखो असहयोग आंदोलन का मतलब था कि हम लोग अंग्रेजों का सपोर्ट नहीं करेंगे, तो महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा कैसरे हिंद का एक मेडल मिला हुआ था। महात्मा गांधी ने कहा कि मैं वो छोड़ देता हूं और भारत के लोगों से अपील की कि आप लोग गवर्नमेंट जॉब या जिस भी पोस्ट पे अंग्रेजों से पैसा ले रहे हैं वो सब त्याग दीजिए, ठीक है। गांधी विथड्रॉ द मूवमेंट, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1922 में। क्यों? क्योंकि चोरा चोरी केस हुआ आपका गोरखपुर में, सॉरी मैंने कानपुर बोला, वो आपका गोरखपुर में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। Who among the following was responsible for the spread of Buddhism in Sri Lanka? अशोका, महावीरा, पार्श्वनाथ, चंद्रगुप्त मौर्य। बुद्धिज्म की बात आ गई है, ठीक है। अगर बुद्धिज्म की बात आई है तो बुद्धिज्म के अंदर उनकी फैमिली में कौन कौन था और बाकी सारी चीजें क्या क्या थी उसको आप ध्यान रखेंगे। तो उनकी फैमिली के अलावा कुछ लोग और थे जिनको बुद्ध भगवान ने इन्फ्लुएंस किया, जिसमें अशोका वो थे जिसने श्रीलंका के अंदर बुद्धिज्म को स्प्रेड किया। अब यहां पर अशोका आ गए, अब जानते हैं हम बुद्ध भगवान के थोड़ी सी फैमिली के बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो इनकी फेमस जो स्टेप मदर थी वो थी आपकी प्रजापति गौतमी। चाइल्डहुड नेम जो था वो था इनका सिद्धार्थ। फादर का नाम था सुद्धोधन। वाइफ थी यशोधरा जो कि ये शाक्य डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। सन थे इनके राहुल, सोचो तब नाम उन्होंने राहुल रखा था। टीचर अलार कलाम रुद्रक रामपुत्र थे। मदर जो थी इनकी, जो असली मदर महामाया थी, स्टेप मदर नहीं, जो कि कौलिया ये कौटिल्य रिपब्लिक की प्रिंसेस थी और उनके घोड़े का नाम था कंथक। अब बुद्धिज्म के अंदर जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जब ये घर से बाहर हुए, तो जब घर से बाहर, घर छोड़ के बाहर गए तो उसका सिंबल क्या था और उसको पाली लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, टर्मिनोलॉजी क्या थी, जब उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जब उनकी डेथ हुई, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। इस पे क्वेश्चन 100% आता ही आता है अगर बुद्धिज्म की बात करेंगे तो आपके माइंड में सबसे पहले यहाँ पे दिखेगा कि मुझे लगता है कि मेरी वीडियोस को तुम लोगों को 2x नहीं करना पड़ता होगा, राइट? कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं खुद ही इतना फास्ट फ्लो में बोलते रहता हूँ। बुद्ध भगवान के जो जन्म है उसका जो सिंबल था उसको हम लोटस या बुल बोलते हैं। उसके बाद जो हमारा द ग्रेट डिपार्चर, जब वो घर से बाहर निकलते हैं, उसका जो सिंबल था वो हॉर्स था और उसको पाली में महाभिनिषी कर्ण बोलते हैं। एनलाइटमेंट, जब उनको पहली बार ज्ञान की प्राप्त हुई, उसको हम निर्वाणा बोलते हैं और सिंबल जो था वो आपका बोधि ट्री था। आप मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक के साथ इस लेक्चर के कि ये कहाँ पे इनको फर्स्ट टाइम ज्ञान प्राप्त हुआ। पहला सरमन जो उन्होंने अपना रखा उसका नाम था धर्म चक्र परिवर्तन और उसका जो सिंबल था वो व्हील था। और जो डेथ हुई उनकी, उसका सिंबल बना स्तूपा, जो आप बहुत सारे स्तूप देखते हैं, बौद्ध सारनाथ में है या फिर आप कहे तो आपके बोध गया में है, और उसका पाली में नाम रखा गया महापरिनिर्वाणा, ठीक है, महापरिनिर्वाणा। आपको ध्यान होगा कि अशोका ने अपने डेथ को भी यही बोला था कि ही अटेंडेड महापरिनिर्वाणा, इसी को बोलते हैं, डेथ को बोलते हैं लोग महापरिनिर्वाणा। अब नेक्स्ट है आपका कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द सेपॉय म्यूटिनी। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। देखिए होता क्या है कि पहले होता है गवर्नर ऑफ बंगाल, उसके बाद एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, उसके बाद बनता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद बनता है आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, देन आता है आपका वायसराय ऑफ इंडिया, एंड उसके बाद फिर से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो क्या याद रखेंगे आप? गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके बाद जब ये दोनों हट जाएंगे तो अब क्या कहा जाएगा? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसमें कौन कौन पहले पहले आया मैं आपको बता देता हूँ, और ये जो सेपॉय म्यूटिनी है ये कैनिंग क्यों आया, कैसे था, ये भी बताता हूँ मैं आपको। देखिए सबसे पहले अगर मैं आपसे बात करूं तो कौन कौन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनका उनका पूरा चिट्ठा मैंने यहाँ पे डाला हुआ, क्योंकि सारे तुम रट भी नहीं पाओगे। सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग के पहले हम याद करते हैं गवर्नर ऑफ बंगाल जो कि था रॉबर्ट क्लाइव, जिसके टाइम पे बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, याद आया? रॉबर्ट क्लाइव। उसके बाद हेक्टर मुनरो था जिसके टाइम में बैटल ऑफ बक्सर हुआ, तो वो था फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल। ये क्या बनते हैं?
फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ध्यान रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव था फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल, और सेकंड पे कौन आया है, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि है ये लोग एक्ट ला के पोजीशन को, जैसे मान लो लेफ्टिनेंट है, लेफ्टिनेंट को चेंज करके न्यू लेफ्टिनेंट, अच्छा लेफ्टिनेंट ऐसे रख दिया इन लोगों ने। इसके बाद आपका लॉर्ड कर्नवालिस आएगा, जिसके लिए इंपॉर्टेंट बस इतना है कि इसने परमानेंट सेटलमेंट लेके आया था जमींदारी में। हमने लेक्चर में अच्छे से पढ़ा है, डिटेल में पढ़ना हो आप कोर्स में एक बार देख सकते हो यार, अब क्या ही बताऊं मैं उसके। लॉर्ड वेलेस्ली आएगा आपका, जो कि सब्सिडरी अलायंस लेके आया था। इसके बाद लॉर्ड विलियम बेंटिक आएगा, जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, एक नया एक्ट आता है। उसके बाद इसने सबसे इंपॉर्टेंट जिसका काम था, जिसने भलाई का काम किया है, कि सती प्रथा का एंड कर दिया। इसके बाद लॉर्ड, अच्छा ये सेम ही आ गया, अच्छा ये सेम आ गया। उसके बाद लॉर्ड कैनिंग है, जिनके टाइम पे ये फर्स्ट वायसराय भी बने इंडिया के, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के बाद क्या बना, वायसराय बना लॉर्ड कैनिंग। और इनके टाइम पे सेपॉय म्यूटिनी हुई थी, अगर आपको देखा हो कि 1857 की जो क्रांति है इनके टाइम पे ही हुई थी, मतलब इनके हिस्से में आई थी। चलिए नेक्स्ट की बात करेंगे, हमारे लॉर्ड रिपन जी हैं, जो कि लोकल फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इनको बोला जाता है, बिल्कुल याद रखेंगे यार। ऐसे तो बहुत सारे हो जाएंगे, बट सारे इंपॉर्टेंट वाले मैंने मार्क किए कि अगर आपके पूछेगा तो यहीं से पूछेगा, ठीक है। लॉर्ड डफरिन, डफर लोगों का काम क्या, कांग्रेस का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। लॉर्ड कर्जन, बंगाल का पार्टीशन एंड स्वदेशी मूवमेंट इनके टाइम पे होगा। लॉर्ड हार्डिंग, जिनके दरबार में बॉम्ब फेंक दिया। कैपिटल ऑफ इंडिया को इन्होंने कलकत्ता से दिल्ली शिफ्ट कर दिया, 1911 में शिफ्ट किया था, लेकिन प्रॉपर्ली शिफ्ट हुआ था 1912 में, ध्यान रखिएगा। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, जनरल डायर वाला इंसिडेंट, जलियांवाला बाग हत्याकांड इनके टाइम पे हुआ था। और लॉर्ड रीडिंग, चौरी चौरा जो केस है इनके टाइम पे हुआ था। चौरी चौरा कौन सा, 1920 इनकॉर्पोरेशन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के टाइम पे, जब हमने कैंसिल कर दिया था, वही इंसिडेंट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, चौरा चौरी है पुलिस चौकी वाला, काकोरी है ट्रेन वाला, बॉम्ब वाला अलग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स हैड द टाइटल ऑफ कविराज। कविराज जो है वो, एक मिनट, जो कविराज का टाइटल है वो आपका समुद्रगुप्त ने लिया था। टाइटल के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। अच्छा तुम लोग को समझ में आ रहा है, आई होप सब कुछ। प्लीज देखो, मेरा काम है रिसर्च का पार्ट, जीके को शॉर्ट से शॉर्ट वे में मैं आपके लेके आऊंगा। यू जस्ट हैव टू डू कि भाई अभी जो यूट्यूब नहीं कर पा रहे, आप प्लीज इसको शेयर कर देना उन दोस्तों के साथ जो हिस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं या किसी भी सब्जेक्ट में, क्योंकि एफकेट की टेक केयर में कर रहा हूँ, लाइव कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी कर रहा हूँ। तो यार तुम्हें तो बस पढ़ने से मतलब है, तुम्हें एनफ कंटेंट मिल जाएगा, तुम आराम से यहाँ पे पढ़ लोगे, ठीक है। तो समुद्रगुप्त भैया का नाम है। बाकी कौन कौन से राजाओं ने कौन कौन सा टाइटल लिया है इसके बारे में आपको बता देता हूं। उसके बाद आप सबसे पहले आएगा आपका क्या, देखिए आएगा आपका चंद्रगुप्त वन, इन्होंने टाइटल लिया था महाराजा धीराज का। समुद्रगुप्त कविराज का। चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य का। कुमारगुप्त महेंद्रदित्य। स्कंदगुप्त ने दो टाइटल लिए, विक्रमादित्य भी और देवराज ने भी। अशोक का नाम था देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी कहा जाता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी अपने आप को सिकंदर बोलता था। शेर शाह को शेर खान बोलते थे। औरंगजेब को आलमगीर बोलते थे। और आप मुझे बताएंगे कि हमारे अकबर जी को क्या बोला जाता था, ठीक है। अकबर को हम लोग किस नाम से बुलाते थे, कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी इनमें से किस मकबरे को, ये एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दिया हुआ है। बाकी मैं बताऊंगा कि कौन कौन से फोर्ट को किसने बनाया है। ये क्वेश्चन भाई कर लेना गूगल जितना भी करना, बस मुझे बता देना कि इन चारों में से अलाउद्दीन खिलजी जो इसने कौन सा बिल्ड नहीं किया है, डिड नॉट बिल्ड, ठीक है। अब जानते हैं कि पहले जब फोर्ट की बात आई है तो किसने क्या क्या बिल्ड किया उसके बारे में। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, हुमायूं टॉम कहां पे है और किसने बिल्ड किया, ठीक है। हुमायूं टॉम दिल्ली में है, अकबर ने बिल्ड किया। बुलंद दरवाजा अकबर ने बिल्ड किया। फतेहपुर सिकरी एक युद्ध मतलब एक वॉर जीत के आए थे, उसके बाद इन्होंने किया था। शालीमार बाग श्रीनगर में जहांगीर ने बिल्ड किया। अकबर का मकबरा सिकंदरा आगरा में है, ये क्या बोलते हैं जहांगीर ने बिल्ड किया था, उनके मरणोपरांत बोलते हैं आपका। ये इतमादुल्ला आगरा में, नूरजहां ने बिल्ड किया। टॉम्ब ऑफ जहांगीर शाहदराबाग लाहौर में है, शाह आलम ने बिल्ड किया। इंपॉर्टेंट आपके ऊपर वाले ताजमहल आपको पता है कि शेर शाह ये शाहजहां ने बिल्ड किया था, शेर शाह बोलने वाला था मैं गलती से। रेड फोर्ट दिल्ली वाला शाहजहां, एक रेड फोर्ट आपका आगरा में भी है। शालीमार गार्डन्स हो गया, जामा मस्जिद दिल्ली में शाहजहां। बीबी का मकबरा औरंगाबाद आजम शाह। सलीम चिश्ती का दरगाह फतेहपुर सिकरी अकबर। तो अकबर जी के नाम पे जो क्या बोलते हैं आर्किटेक्ट का काफी सारा है, इंपॉर्टेंट अकबर वाले पूछ लेते हैं, बट कहीं कहीं थोड़ा बहुत जो इंडिया के बाहर है उसके बारे में बात होती है तो बाहर से ही पूछ लेते हैं। नेक्स्ट है, which of the following dynasties was ruling over North India at the time of Alexander invasion। ये आपका डायनेस्टी था, नंदा डायनेस्टी कहा जाता है कि अलेक्जेंडर की सेना आई, खूब तबाही मचा रही थी, नंदा की स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, उससे लड़े बिना या लड़के मतलब वहां से अलेक्जेंडर थके हार के वापस हो गया। कहते हैं कि अलेक्जेंडर आया बहुत जोश से था, लेकिन उसको इंडिया के मच्छरों ने हरा दिया, उसको रोग हो गया मच्छर का,
और उसको मतलब जाना पड़ा, अदरवाइज तो वो इंडिया पे कब्जा करता ही करता। तो यहाँ पे नंदा है, इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इंडिया पर अटैक किया है, जैसे कि किसने किया है, सबसे पहले आपके आएंगे कौन, आप बोलेंगे अलेक्जेंडर। नंदा के टाइम पे चंगेज खान इल्तुतमिश के टाइम पे आया, मोहम्मद बिन कासिम ये आपके टाइम पे आया था, सिंध एंड पंजाब पे कब्जा किया, ठीक है। इसके बाद मुस्लिम मतलब शासन था मुस्लिम का ही। नादिर शाह जो आए, ये मुगल एम्परर मोहम्मद शाह के टाइम पे आए। एंड जो अहमद शाह अब्दाली था, ये अफगानिस्तान का रूलर था, जो कि भैया इंडिया पे बार बार आक्रमण कर रहा था, जिसने मराठाओं को हराया था 3 बार, ठीक है। इसकी मतलब इनका नाम है अहमद शाह अब्दाली। थक गया मैं, हाँ आई गेस थोड़ा ज्यादा ही फास्ट फास्ट जा रहा है। अच्छा, नादिर शाह एक और था, मैंने यहाँ पे डाला हुआ था कि भाई पिकॉक थ्रोन एंड कोहिनूर डायमंड को लेके चला गया था, ठीक है, भाग गया था वहां से इंडिया से। उसके बाद कोहिनूर आज तक हमें मिला ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महात्मा गांधी लेफ्ट साउथ अफ्रीका रिटर्न टू इंडिया 1915 में। आपको पता है हमारा जो फिनाले है साउथ अफ्रीका से होने वाला है, तो ये महात्मा गांधी को जो उन्होंने ट्रेन से बाहर निकाला था उसका बदला हम जरूर लेंगे इस बार उनसे, ठीक है। चलिए 1915 है वो। उसके बाद आएगा विच रिलीजन वॉज फाउंडेड बाई अकबर, दीने इलाही धर्म का अकबर ने किया था। और लास्ट क्वेश्चन 18 18 के बाद 19 आना चाहिए ना, चलो 20 डाल दिया इन लोगों ने, ठीक है। फर्स्ट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन विच प्लेस, मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ये बॉम्बे में हुआ था, जिसमें 72 डेलीगेट्स आए थे। ये था आज का लेक्चर। आई होप तुम्हें इस लेक्चर में मजा आया होगा, 2x में तुम्हें नहीं पढ़ना पड़ेगा। एंड यस, एक चीज और, जो लोग एंड तक पहुंच गए बता दूं, दिल्ली के अंदर अपना सुपर 50 एफकेट का मैं लॉन्च कर रहा हूं एज अ क्रैश कोर्स। 30 दिन के अंदर 3 3 घंटे 4 4 घंटे रोज पढ़ेंगे और आपका सारा सिलेबस कवर करेंगे। मुझे 50 में से 50 सिलेक्शन चाहिए। अगर आप रेडी हो मेहनत करने के लिए, यहाँ पे आपको डिटेल्स दिख रहा होगा, न्यू दिल्ली में है, कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहा है, दिख रहा है, ठीक है। और आप ज्वाइन कर सकते हो, मेरी आपसे बात कराएंगे, उसके बाद मैं आपको अलाउ करूंगा एनरोल करने के लिए। ऐप के ऊपर रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी ऑन है। थैंक यू सो मच ऑल, जय हिंद, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।